हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आराधना शर्मा, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर से। आज हम बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट से रिलेशन एंड मैपिंग पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जैसे रिलेशन पे की हम बात करें तो उसके लिए हमको ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स रिलेशन देन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को लें तो ऑर्डर्ड पेयर के कंसेप्ट को हम कहाँ से जानते हैं। 2D में जब किसी पॉइंट को आप लोकेट करते हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से करते हैं, जहाँ एक्स की स्थिति फर्स्ट रहती है, वाई की स्थिति सेकंड रहती है। दोनों के ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। द कपल ऑफ ए बी of the numbers a and b is called ordered pair. First number a is called first coordinate, b is called second coordinate. इसमें देखने वाली बात यह है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बी नंबर। हम कोई सी भी चीज़ों से ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी दो सेट के बीच में जब हम लेते हैं तो जैसे ए और बी हमारे पास दो सेट है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब आप लेंगे तो ए क्रॉस बी उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, जहाँ की पहला एलिमेंट ए से है उसका और दूसरा एलिमेंट बी से है। अब यदि बी क्रॉस ए लिए तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, लेकिन इसका पहला एलिमेंट सेट बी से है और दूसरा एलिमेंट ए से है। अब यदि ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट m है और बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट n है, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे m इंटू n। सपोज़ ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे। इन जनरल होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को कार्टेशियन प्रोडक्ट होल्ड नहीं करता। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब रिलेशन की बारी आती है, तो रिलेशन को हम कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो इसके लिए हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स कंसिडर कर लिए। अब रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ए और बी के बीच में, तो हम रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के एलिमेंट हों। जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों जो ऑर्डर्ड पेयर, वही रिलेशन आर में आएंगे। जबकि ए क्रॉस बी में क्या होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं ए और बी के एलिमेंट्स के। तो रिलेशन आर को हम डिफाइन करते हैं ए और बी के बीच में। The relation R is the set of all those ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B, but x is related to y। जिन ऑर्डर्ड पेयर्स का एलिमेंट्स R से जुड़े हुए हैं वही किसके एलिमेंट्स होंगे, R सेट के होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें a इज़ इक्वल टू 1 2, b इज़ इक्वल टू 2 4 5 और रिलेशन को हम डिफाइन कर दें लेस देन से। x रिलेटेड टू y, इट मीन्स दैट x इज़ लेस देन y। अब a क्रॉस b निकालें हम। इसको आप देखिए कि साइड में मैंने किया हुआ है, मैंने ट्री डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। पहले a के एलिमेंट्स लिखे, फिर b के सारे एलिमेंट्स को a के हर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते गए, तो a क्रॉस b बन जाता है। अब देखिए a में 2 एलिमेंट्स है, ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हो गए। अब हमको ए क्रॉस बी के इन एलिमेंट्स में या इन ऑर्डर्ड पेयर में ये चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर लेस देन की प्रक्रिया को, रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 4, 1 इज़ लेस देन 5, पर 2 इज़ नॉट लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 4, 2 इज़ लेस देन 5। तो अब आर में ये 5 एलिमेंट्स आ गए, जबकि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स थे, 6। तो यहाँ से क्या मिलता है, आर इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डोमेन ऑफ आर फर्स्ट सेट का ए का एलिमेंट होगा जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेंगे। सिमिलरली रेंज ऑफ आर क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो है वो रेंज ऑफ आर में आ गया। जब रिलेशन आपके पास है तो इन्वर्स रिलेशन भी होगा। तो यदि R सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो R इन्वर्स में कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे,
R inverse is the collection of all those ordered pairs yx such that xy belongs to R. जो ऑर्डर्ड पेयर आर में शामिल हैं उनके रिवर्स ऑर्डर के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, आर इनवर्स में शामिल होंगे. मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में होना ज़रूरी है, तभी उसका रिवर्स ऑर्डर किस में होगा, इनवर्स रिलेशन में होगा. अब मान लीजिए एक से अधिक रिलेशन है आपके पास, तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बनाएंगे. तो मान लेते हैं ए बी सी आपके पास 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं. आर इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एस इज़ ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी. मीन्स आर रिलेशन है ए और बी के बीच में, एस रिलेशन है बी और सी के बीच में. तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन एस ओ आर हम डिफाइन करेंगे, इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर एक्स जेड सच दैट देयर एग्जिस्ट सम वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू एस. मीन्स एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए, वाई जेड बिलोंग्स टू एस में होना चाहिए, तब एक्स जेड किस में बिलोंग करेगा, कंपोजिट ऑफ रिलेशन एस ओ आर में. अब एस ओ आर आपका रिलेशन कहाँ से कहाँ था, ए से सी में था, तो एस ओ आर का इन्वर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, सी से ए में रिलेशन हो जाएगा. तो एस ओ आर इन्वर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर जेड एक्स सच दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू एस ओ आर. अब आर आपका ए से बी में रिलेशन है, मीन्स एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर उसमें बिलोंग कर रहा है, तो आर इन्वर्स में क्या बिलोंग करेगा, वाई एक्स बिलोंग करेगा. एस इन्वर्स में जेड वाई बिलोंग करेगा. तो फिर से अब इन्वर्स रिलेशंस का हम क्या बनाए, कंपोजिशन लें. तो आर इन्वर्स ओ एस इन्वर्स इज ए relation between A and C, which is the ZX belongs to R inverse O S inverse such that XY belongs to S inverse, ZY belongs to S inverse and YX belongs to R inverse. अब फर्स्ट और सेकंड रिलेशन से देखिए आप क्या कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का इन्वर्स उनके रिवर्स ऑर्डर के इन्वर्स रिलेशन के कंपोजिशन के बराबर होता है. मीन्स रिलेशन रिवर्सल लॉ को भी फॉलो करता है. अब हम आते हैं बाइनरी रिलेशन में. यदि मैं आर सबसेट ले लूँ ए क्रॉस ए में, तब आर क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा. आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहलाएगा, जब ए के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन जहाँ की उसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या हों, इक्वल हों, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन. अब हम देखें टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो सपोज़ आर किसी नॉन एम्प्टी सेट ए में आपने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, मीन्स आर इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. तो फर्स्ट टाइप देखें रिलेशन बाइनरी रिलेशन का होता है रिफ्लेक्सिवनेस. यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, मीन्स ए का प्रत्येक सदस्य अपने से ही रिलेट होता है दिए गए रिलेशन में, तब वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव. सिंबॉलिक वे पे क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट एक्स रिलेटेड टू एक्स. अब इसका एग्जांपल देखिए, सिंपल सा. यदि मैं सेट ए को सेट ऑफ सेट्स ले लूँ और रिलेशन को सबसेट ले लूँ, तो हमको मालूम है कि प्रत्येक सेट अपना ही सबसेट होता है, तो सबसेट का रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. यदि सेट ऑफ लाइन्स लिए और उसमें समांतर रेखाओं को मैंने रिलेशन के रूप में लिया, तो प्रत्येक रेखा अपनी समांतर होती है, तो समांतर रेखाओं का रिलेशन भी सेट ऑफ लाइंस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा. सेट ऑफ ट्रायंगल्स में यदि सर्वांग त्रिभुज का मैंने लिया रिलेशन, तो प्रत्येक त्रिभुज अपना ही सर्वांग सम होता है, तो सर्वांग समता सेट ऑफ ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको रिफ्लेक्सिवनेस के हो जाएंगे. सेकेंड है सिमेट्रिक. तो कोई रिलेशन आर सेट ए में सिमेट्रिक कब होगा, यदि एक्स रिलेटेड हो वाई से और वाई रिलेटेड हो एक्स से. मीन्स एक्स वाई यदि आर का एलिमेंट है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, सेम रिलेशन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेगा, वाई एक्स सेटिस्फाई करेगा. मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज दैट वाई रिलेटेड टू एक्स. एग्जाम्पल लीजिए, अब सेट ऑफ लाइन्स में वही पैरेलल लाइन्स का ले लीजिए. यदि लाइन x पैरेलल है y के, तो y पैरेलल क्या हो जाएगा, x के, तो ये सिमेट्रिक हो गया. परपेंडिकुलरिटी ले लें, यदि x परपेंडिकुलर है y के, तो y परपेंडिकुलर हो जाएगा
यदि ए परपेंडिकुलर है बी के तो बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के। तो सेट ऑफ लाइंस में परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सेट ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ले लीजिए। यदि ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी के तो ट्रायंगल बी भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए के। तो इस तरीके से त्रिभुजों की सर्वांग समता भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ट्रांजिटिवनेस, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। मीन्स यदि एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, इट्स इम्प्लाइज दैट एक्स रिलेटेड टू जेड होगा। अब इसको जैसे एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ सेट्स में सबसेट का लें। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी। मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, बी के सारे सी में आ गए, तो ऑटोमेटिक ए के सारे एलिमेंट किस में आ गए, सी में। तो रिलेशन क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। सेट ऑफ लाइन्स में पैरेललिज्म लीजिए। तो लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी, तो ऑटोमेटिक लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन सी हो गया। अब यदि सेट ऑफ लाइन्स में परपेंडिकुलर का मैं केस लूँ तो लाइन ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, लाइन बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी। लेकिन अब आप देखिए कि लाइन ए और लाइन सी क्या हो गया, पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर नहीं हो रहे हैं। तो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन जो सेट ऑफ लाइन्स में है वो क्या नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। उसी तरीके से सर्वांग सम त्रिभुजों का हम ले सकते हैं कि ए त्रिभुज यदि सर्वांग सम है बी के, बी त्रिभुज सर्वांग सम है सी के, तो ए त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा सी के। तो ये सब आपके ट्रांजिटिव रिलेशंस के एग्जांपल हो गए। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि एक्स वाई आर का एलिमेंट है और वाई एक्स भी आर का एलिमेंट है तो ये तभी संभव है जबकि क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, इट्स इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर अब आप क्या ले सकते हैं, सबसेट्स का लीजिए। यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेंड है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में कंटेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। तो इस तरीके से आपको एंटी सिमेट्रिक आप रिलेशन मिल गया। तो ये हमारे पास 4 तरीके के रिलेशन हो गए। अब इन टाइप्स ऑफ रिलेशंस के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। किसी नॉन एम्प्टी सेट ए में यदि हमने रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है तब आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए इफ ये रिलेशन आर सेट ए में इक्विवेलेंस कब होगा, जब आर रिफ्लेक्सिव हो, आर सिमेट्रिक हो और आर ट्रांजिटिव हो। मीन्स सेट ए में जो रिलेशन आर आपने डिफाइंड किया है वो एट ए टाइम क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तब वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका एग्जांपल ले लें कि आई यदि सेट ऑफ इंटीजर है और रिलेशन को हम इसमें डिफाइन करें कि एक्स रिलेटेड टू वाई, इसका मतलब हुआ कि एक्स माइनस वाई क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। तो ये सारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। लेकिन यहीं पर यदि हम ले लें कि एक्स रिलेटेड टू वाई क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई आपको मिलना चाहिए। यदि सेट ऑफ इंटीजर्स में मैं रिलेशन को डिफाइन करूं, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम इससे इक्विवेलेंस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इससे हम इक्विवेलेंस क्लासेस भी निकालेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करेंगे। तो यदि आई सेट ऑफ इंटीजर्स है और रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि आई के 2 एलिमेंट एक्स वाई पर रिलेशन आर सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स एक्स माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाई 3। रिमाइंडर वहाँ पर 3 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मीन्स कॉन्ग्रुएंसी भी है। तो x related to y means x minus y is divisible by 3. x minus y is divisible by 3. It means that x related to y. इस रिलेशन को हमको सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिवनेस को चेक करें। अब आप देखिए x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 0 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से x क्या हुआ, रिलेटेड हो गया एक्स से, रिफ्लेक्सिवनेस सेटिस्फाई हुआ। सिमेट्री, यदि x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स किससे डिविजिबल होगा, 3 से ही डिविजिबल होगा। तो y माइनस एक्स मीन्स y रिलेटेड टू x मिल गया, r सिमेट्रिक हो गया। अब यदि x माइनस वाई को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए m टाइम्स डिवाइड हो रहा है,
y माइनस एक्स को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए वो n टाइम्स डिवाइड हो रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो x माइनस जेड किससे डिवाइड हो रहा है, m प्लस n टाइम्स डिवाइड हो रहा है 3 से, तो x माइनस जेड इज़ डिविजिबल बाई 3, इट मीन्स दैट x रिलेटेड टू z, तो r ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दिए गए सेट ऑफ इंटीजर में जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, इसलिए आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो जब किसी सेट में हम रिलेशन को क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंस डिफाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या डिफाइन कर सकते हैं, इक्विवेलेंस सेट निकाल सकते हैं और या इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो अब इक्विवेलेंस सेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए नॉन एम्प्टी सेट ए में हमने जो रिलेशन आर डिफाइन किया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब ए के किसी एक एलिमेंट स्मॉल ए के लिए हम इक्विवेलेंस सेट को डिफाइन करेंगे कि इक्विवेलेंस सेट ए is the collection of all those x belongs to A where x is related to A, means इक्विवेलेंस सेट A में A के वही एलिमेंट आएंगे जो कि A से क्या हो, रिलेटेड हो। अब देखिए कि चूँकि R हमारा रिफ्लेक्सिवनेस रिलेशन है, इसलिए क्या होगा कि A इज़ रिलेटेड टू A होगा, मीन्स इक्विवेलेंस सेट में क्या शामिल होगा, अब A शामिल होगा। तो इक्विवेलेंस सेट की एक प्रॉपर्टी हो गई कि ए इज़ नॉन एम्प्टी। फिर जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप इक्विवेलेंस सेट बना रहे हो वो उसमें क्या होगा, शामिल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि या तो इक्विवेलेंस सेट डिसजॉइंट्स होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, या तो उनमें एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे या सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे। और जो डिसजॉइंट्स के सेट्स आपको इक्विवेलेंस सेट्स मिल रहे हैं उनका यूनियन उस सेट के बराबर होता है जिस सेट में आपने इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई किया है। अब ऊपर वाले एग्जांपल को ही लीजिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स में डिविजिबिलिटी बाय 3 का रिलेशन जो था वो क्या बना था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो अब आई के एलिमेंट्स में हम क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। तो जैसे मैंने लिया 0, तो 0 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो एक्स से जो 0 से रिलेटेड है वहीं, तो हम ले लिए x माइनस 0 डिवाइड होना चाहिए 3 से, मीन्स मान लीजिए m टाइम्स डिवाइड होता है, तो इक्वेशन मिल गया x माइनस 0 इज इक्वल टू 3m। तो अब m को आप i में से सारी वैल्यूज़ देते जाइए, तो 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 ये सब मिलेगा। सिमिलरली आप 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, तो आप देखेंगे 0 1 2 ही डिस्टिंक्ट हैं, बाकी सब उनके आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यदि आप जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में सेट बना रहे हैं वो एलिमेंट उसमें शामिल है, प्रत्येक इक्विवेलेंस सेट नॉन एम्प्टी है, और या तो इक्विवेलेंस सेट डिसजॉइंट है या आइडेंटिकल है। अब यहाँ पर 3 डिसजॉइंट्स मिले, तीनों डिसजॉइंट्स का यूनियन मिलके किसको बना रहा है, आई को बना रहा है। ठीक, तो एनी नॉन एम्प्टी सेट जहाँ इक्विवेलेंस सेट रिलेशन डिफाइंड है उसके रेस्पेक्ट में जो इक्विवेलेंट सेट बन रहे हैं वहाँ से वो कोशेंट सेट बनाते हैं जितने डिसजॉइंट्स आपको इक्विवेलेंस क्लासेस मिल रहे हैं, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक आई अपॉन आर से। तो यहाँ आई अपॉन आर कोशेंट सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, इक्विवेलेंस सेट 0, इक्विवेलेंस सेट 1 एंड इक्विवेलेंस सेट 2। अब हम मैपिंग पे आते हैं। ये भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, पर प्रत्येक रिलेशन मैपिंग होगा, प्रत्येक मैपिंग रिलेशन होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, इनमें हम एक्स एक सेट ए लेते हैं, दूसरा सेट बी लेते हैं। तो पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली किसी रिलेशन से बी के किसी न किसी एलिमेंट से यदि जुड़ा हो, रिलेटेड हो, तब हम क्या कहेंगे, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और इसको डिनोट करते हैं एफ मैप्स ए इंटू बी, जहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स आप लेंगे तो y इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। डोमेन ऑफ मैपिंग f इज इक्वल टू a, को डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू b। रेंज ऑफ f सेट ऑफ ऑल इमेजेस f इमेजेस ऑफ a। तो फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, मीन्स फंक्शन ऑफ a किसका सबसेट हो गया, b का। आइडेंटिटी मैपिंग, यदि मैपिंग एलिमेंट को एलिमेंट में ही ले जाती है, मैप करती है, तो मैपिंग कैसी होगी, आइडेंटिटी मैपिंग होगी। कांस्टेंट मैपिंग क्या होगी, जब ए के सारे एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट में जाते हों, अब या बी का एक ही एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज हो,
तब मैपिंग क्या कहलाएगी, कांस्टेंट मैपिंग कहलाएगी। यहाँ हमने वेन डायग्राम से कांस्टेंट मैपिंग को डिफाइन किया हुआ है कि पहले डायग्राम में देखिए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए किस में कंटेंट है, बी में, मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट कंटेंट एसोसिएटेड विथ ए। तो ये मैपिंग कैसी हो गई, इनटू, मीन्स सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा छूटा है जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो, तो ऐसी मैपिंग क्या कहलाती है, इनटू कहलाती है। लेकिन बी के सारे एलिमेंट मीन्स फंक्शन ऑफ ए किसके बराबर हो जाए, बी के, तो मैपिंग ऑनटो हो जाएगी। अब यदि 1-1 करस्पॉन्डेंस हो, एक एलिमेंट की इमेज एक ही मिले तो वो 1-1 होगी। यदि एक से अधिक एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट में एक ही एलिमेंट मिले तो वो मिनी वन मैपिंग होगी। तो इस तरीके से हमने 1-1 ऑनटो, मिनी वन ऑनटो को वेन डायग्राम से डिफाइन किया है। अब यहाँ आप देखिए जहाँ 1-1 ऑनटो बाइजेक्टिव मैपिंग है वहीं क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यदि रियल नंबर्स में हम 1/x से डिफाइन करें मैपिंग को तो वो 1-1 ऑनटो हो जाएगी। नेचुरल नंबर में हम यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² से डिफाइन करें तो 1-1 इंटू होगी। रियल नंबर में फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x कैसी मैपिंग होगी, मिनी वन ऑनटो मैपिंग होगी। थैंक्स।